हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी है और संविधान को किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने तैयार किया है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, या उल्टा बोल दिया मैंने। 2 साल 11 महीने 18 दिन थे या फिर 2 साल 18 महीने 11 दिन थे। तो यही कंफ्यूजन जो कि आपको एग्जाम में जाके हो जाती है, तो इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन कितने। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना टाइम लगा था संविधान को तैयार होने में, इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो ये छोटी छोटी चीजें जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। साथ साथ में आप उन चीजों पे काम करते जाइए। ऐसा नहीं है कि लेक्चर आगे निकलते जाएं, आप लोग सेल्फ स्टडी ना करें, जो आपको काम दिया गया है डेली का वो आप ना करें, तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा बच्चों। अगर रिजल्ट लेना है, आपको मैक्सिमम आउटपुट लेनी है, तो जिस तरह से आपको कहा जाता है उस तरह से चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा। चलिए आज हमारा सेकंड चैप्टर है, उसको शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि संविधान के कुछ फीचर्स कौन-कौन से हैं और संविधान के जो इसको पावर मिली है वो कहाँ-कहाँ से मिली है। जो भारतीय संविधान है वो कैसे तैयार किया गया है। इसके अंदर और कुछ आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ामिनर किस प्रकार से पूछता है, वो सारी चीज़ें करवाई जाएँगी। आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि चीज़ों को समझ लेना, आपका काम ये है चीज़ों को याद करना। क्योंकि एग्ज़ामिनर आपकी समझ तो मेंस में चेक करता है या इंटरव्यू में चेक करता है। प्रीलिम्स में क्या देखता है कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। तो चीज़ों को समझने के साथ-साथ याद करना भी आपकी ज़िम्मेवारी है, तो चीज़ों को याद भी ज़रूर कीजिएगा। ओके? चलिए यहाँ पर देखिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 इज़ आल्सो नोन एज़ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मिनी संविधान संविधान किसको कहा जाता है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान की जो है संज्ञा दी गई है। और उसके बाद है केशवनंद भारती केस। इसका ईयर बहुत ज़रूरी है, 1973। केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। Supreme Court ruled constituent power of the parliament does not allow to change the basic structure of the constitution। तो केशवनंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जो है गाइडलाइंस जारी की गई थी, तो उस कहा गया था कि जो है पार्लियामेंट है इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसको ये चेंज कर सके, उसको बदल सके। ये पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है। तो ये केशवनंद भारती केस 1973 में कहा गया था। लास्ट में जब आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी तो जो जितने भी 10-12 इंपॉर्टेंट केस हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उनके केस केस किस चीज से संबंधित थे, रिलेशन केस का और केस का ईयर। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एक साइड केस लिख देता है और सामने लिख देता है ईयर मैच द फॉलोइंग, या फिर केस लिख के सामने देता है रिलेशन कि इस केस का किस चीज से रिलेशन है। तो जैसे आप एक याद कर लीजिए, केशवनंद भारती केस 1973 रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका रिलेशन होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, देख लीजिए क्या है। सबसे पहला फीचर है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे लंबा लिखित संविधान, भारत के पास सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये पहली चीज है। इसके अंदर अब जो प्रेजेंट टाइम में 470 के आसपास आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां और 470 अनुच्छेद हैं इसके अंदर। डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और इसमें जो संविधान सभा में कानून से संबंधित प्रबुद्धों का प्रबुद्धों का प्रभुत्व है। मतलब इसके अंदर जो है, आप लोग देख सकते हो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर थे, मोस्टली जो वकील थे, इसलिए लगता है कि ये वकीलों के द्वारा तैयार किया गया खाका है, वकीलों के द्वारा तैयार किया गया एक पेपर है। तो इसलिए इसको ये कहा जाता है डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड द स्टेट। राज्य और सेंटर के लिए एक ही जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग नहीं है। यूएसए में क्या होता है, अलग अलग है, हर एक राज्य का अपना संविधान है वहां पर। और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, ड्रान फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज से इसको पावर मिली है। तो कौन कौन से सोर्सेज से इसको पावर मिली है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये 11 पॉइंट है, आप देख लीजिए। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये एक सोर्स है पहला। उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी चीज़ें ली गई हैं, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी चीज़ें ली गई हैं।
आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी चीज़ें ली गई हैं, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी चीज़ें ली गई हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सब चीज़ों से मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, बाकी सारे किधर कहीं ना कहीं जो है दूसरे संविधानों से हमने चीज़ें उधार ली हैं। तो कई लोग इसको उधार का थैला भी कहते हैं। तो ये भी एक मत है, वो आपको आगे डिस्कस करेंगे कि इसको उधार का थैला क्यों कहा जाता है। अब इसमें एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कहा कि यूएसए के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब उसमें क्या है कि जिस भी राज्य के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया, तो वो अपने हिसाब से जो रूल्स हैं, वो उसको चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग भारत के लोग हैं, हमारा जैसे कर्नाटक कर्नाटक अपने रूल्स नहीं बना सकता, संविधान को अपने हिसाब से संशोधित नहीं कर सकता। अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब अपने हिसाब से रूल्स को चेंज नहीं कर सकता। बिहार अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन यूएसए के अंदर क्या है कि जो उसमें जिस भी राज्य के अंदर अप्लाई किया गया, जो संविधान के अंदर चेंजेस करने वो राज्य अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है। वहां पर जो है सिटीजनशिप भी ड्यूअल चलती है, एक राज्य की सिटीजनशिप होती है और एक देश की सिटीजनशिप है। लेकिन यहाँ भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है कि हम लोग जो है अपने हिसाब से एक ही सिटीजनशिप है यहाँ भारत में। हम लोग सभी क्या भारतीय हैं, चाहे कोई हरियाणा से है, चाहे कोई पंजाब से है, चाहे कोई राजस्थान से है, हम सब लोग भारतीय हैं, हमारी एक ही सिटीजनशिप है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, तो ये चीजों का आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहला जो है सोर्स क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपने इतिहास में इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे आप लोग जरूर जब आप लेक्चर्स देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के। इससे क्या क्या चीजें हमने बोरो की है, क्या चीज इससे लिए गए, कौन कौन से प्रावधान। सबसे पहला देखिए, फेडरल स्कीम की एक संघीय तंत्र होगा, मतलब कंट्रोल किसके पास होगा, सेंटर के पास जो है पूरा कंट्रोल होगा। गवर्नर का ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। जुडिशरी की अलग से जुडिशरी होनी चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आप लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम देते हो, वो सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस, कि देश में कभी ना कभी आपातकाल हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करेगी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था क्या, ब्रिटिशर ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया कि भारत अब किस तरह से, भारत में जो है एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाएगा, भारत के लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा संविधान ही तो था, किन्होंने बनाया था, ब्रिटिशर ने बनाया था। तो हमने इस संविधान से कुछ ना कुछ चीजें उधार ली हैं, तो ये हमारा ही था, ये उधार नहीं चीजें, ये हम पे लागू की गई थी पहले। तो फर्स्ट आप याद रखेंगे, ये यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो ब्रिटिश ने जो हमें हमारे पास प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उससे हमने लिया जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। दूसरी, फिर हम लोग ब्रिटिशर पे डिपेंड थे, उनके गुलाम थे, तो हमने उनका ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजें ढंग की हैं जो हमारे लिए काम आ सकती हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटिश के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और यूएस के अंदर कौन सी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहता है, राष्ट्रपति राज करता है, यहाँ पर जो है पार्लियामेंट के द्वारा गवर्नमेंट चलती है। रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म, मतलब दो यहाँ पर सदन होंगे, अपर एंड लोअर। प्रेरोगेटिव रिट्स, तो यहाँ पर रिट्स भी लगाई जा सकती हैं। तो ये सारी चीजें, रिट जो जारी की जा सकती हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। उसके बाद यूएसए के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और ये सारी चीजें यहाँ नहीं समझाई जाएंगी, पूरा का पूरा चैप्टर बनेगा, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का, जुडिशरी का, प्रेसिडेंट से संबंधित, जुडिशियल रिव्यू से संबंधित। मतलब ये जितनी भी चीजें आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, एक बार इतना नोट कर लो कि ये कहाँ से ली गई हैं। उसके बाद आगे जो पूरी पॉलिटी के अंदर यही तो पढ़ना है। अगर मैं आपको सारी चीजें एक एक चीज यहाँ बताने लग गया, तो 28 घंटे यहीं पूरे हो जाएंगे। तो 28 आवर्स से 30 आवर्स में जो आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट होनी है 32 लेक्चर में, वो यहाँ पर एक ही लेक्चर में कैसे करवा सकता हूँ मैं आपको। तो फेडरल स्कीम क्या है, गवर्नर का ऑफिस कैसे है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपीस क्या है, तो ये धीरे धीरे आप लोग चैप्टर्स में यही पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पहला काम क्या है आपका, आपको याद करना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, उसके बाद यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीजें उधार ली गई हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली,
ये सारी चीजें हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश से, ये बहुत बार पूछा गया है। और ये गवर्नर का ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा गया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो ये डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है। उसके बाद आगे देखिए, आयरिश संविधान से हमने क्या लिया था, डीपीएसपीज, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिए, आयरिश के संविधान से लिए थे। और यहाँ पर जो नॉमिनेशन किस तरह से किया जाता है राज्यसभा का, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से होगा, ये सारी चीजें आयरिश के संविधान से ली गई थी, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग रेजिडेंसी पावर टू सेंटर्स, अपॉइंटिंग ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कनाडा से लिया गया क्या, फेडरल सिस्टम, कि जो सेंटर है वो स्ट्रांग होगा, बाकी सभी राज्य उस सेंटर के अंडर काम करेंगे। तो ये कहां से लिया गया, कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। उसके बाद आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट। बहुत बार एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है कि कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान किस राज्य से या किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कोई ऐसा कोई बिल हो जिसपे कि दाव पेच फंस जाए, राज्यसभा अगर उस पर साइन ना करे, तो इसलिए क्या जो है ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। वो किस बिल में है वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब बिल्स के बारे में पढ़ेंगे, कि किस बिल के अंदर प्रावधान है ज्वाइंट सिटिंग का और किसके अंदर प्रावधान नहीं है। तो वो सारी चीजें आगे डिस्कस होंगी। उसके बाद जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या नाम है उसका, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाता है। उसके बाद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के अंदर आप लोग जो है सभी फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकते। अब फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आप बार बार फंडामेंटल राइट बोल रहे हो, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। तो बच्चों, एक या दो लेक्चर का वेट करो, आगे पूरा लेक्चर आएगा फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल ड्यूटीज पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पे। ये जितनी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन चीजों से बना हुआ है, पहले तो हम ये देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से लिया क्या वो देख रहे हैं, आप याद करेंगे। उसके बाद एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसको कैसे एंजॉय किया जा सकता है, इससे फायदा क्या होता है, इससे नुकसान क्या होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रेम्बल। तो प्रेम्बल के अंदर कुछ ये वर्ड्स लिखे गए हैं, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रेम्बल ही है। तो उसका आइडिया हमने कहां से लिया था, उसका आइडिया यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। उसके बाद है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इससे क्या लिया गया, रिपब्लिक एंड द आइडल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल। तो प्रेम्बल की लैंग्वेज जो है पूरी, जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ये कुछ लैंग्वेज है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं ये जो कहां से लिए गए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। उसके बाद आगे देखिए, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे क्या लिया गया, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान ये तो नहीं है कि जो 1947 में जो लोग बना के चले गए हमारे लिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन वही चल रहा है, नहीं, उसको आगे अमेंड भी तो किया जा सकता है, क्योंकि आज की जरूरत के हिसाब से चीजें शायद चेंज हो चुकी हों। आज तो पॉपुलेशन भी उस टाइम के हिसाब से नहीं रही, तो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इसको चेंज करने के लिए अमेंडमेंट का प्रावधान है, तो वो कहाँ से लिया गया था, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा में जो है इलेक्शन कैसे हो सकता है राज्यसभा के मेंबर्स का। इससे पहले हमने क्या देखा था, नॉमिनेशन। तो ये दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होता है कि सर नॉमिनेशन जो है आयरिश संविधान से लिया गया था, और ये जो इलेक्शन है मेंबर्स का, ये साउथ अफ्रीकन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो ये दोनों चीजों में रिलेशन बना के चलना आपको, कि कुछ मेंबर्स जो है नॉमिनेटेड होते हैं और कुछ इलेक्टेड होते हैं। तो इलेक्शन जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया उसका प्रावधान। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके द्वारा विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सारी चीजें विधि के द्वारा ही की जाएंगी। तो ये सारी चीजें कहाँ से लेगी, जापान के संविधान से। तो टोटल ये 11 चीजें हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बन जाएंगे। अगर ये आपको नहीं समझ आया, ये आप नहीं याद कर पाए, तो फिर कहीं ना कहीं आपको एक या दो नंबर से हाथ धोना पड़ सकता है। तो प्लीज इसको याद कर लीजिए, कैसे भी याद कीजिए, इसको याद जरूर कीजिए। आगे देखिए, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कौन कौन से भाग हैं, कहाँ से लिए गए हैं। जैसे कि स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है।
जिस प्रकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का स्ट्रक्चर था 1935, उसी प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे संविधान का है। उसके बाद इसके जो है दार्शनिक हिस्सा इसका कैसा है, फिलोसफिकल पार्ट कैसा है, वो हमारा अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और ये क्या होते हैं। तो ये हमने अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिए हैं। उसके बाद जो इसका पॉलिटिकल पार्ट है वो कहाँ से लिया है, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हमारे देश की जो पूरी पॉलिटी है वो कैसे काम करती है, जिस प्रकार ब्रिटिश की पॉलिटी काम करती है उसी प्रकार हमारे अपर हाउस, लोअर हाउस, ये ब्रिटेन में भी होते हैं, यहाँ पर भी है। तो ये सारी चीजें हमने ब्रिटेन से ली। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार कि पार्ट्स, एक साइड पार्ट लिखा होता है, दूसरी साइड डिराइव्ड लिखा होता है। तो बच्चा ऊपर वाला ये सोर्सेज तो पढ़ के चला जाता है, लेकिन वो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाता। तो ये एडवांस वर्जन है ऊपर वाली चीज का, तो इसको भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें लाइन टू लाइन हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो फीचर है हमारे संविधान का, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो कुछ कुछ तो इसमें कठोरता भी है कि संविधान में जो लिखा गया है वो फॉलो करना पड़ेगा, और फ्लेक्सिबल कैसे है कि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट ए ब्लेंड ऑफ बोथ। तो ये दोनों का मिश्रण है। जिस प्रकार से हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है, ना ही तो वो सोशलिस्टिक है ना ही वो कैपिटलिस्टिक है, वो क्या है, दोनों का मिश्रण है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। उसी प्रकार से जो हमारा संविधान है ये भी ना ही तो रिजिड है और ना ही ये पूरा फ्लेक्सिबल है, तो ये दोनों का मिश्रण है। कहीं पर इसको रिजिड बनना पड़ता है और कहीं पर इसको फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद है फीचर्स ऑफ फेडरेशन सिस्टम। फेडरेशन सिस्टम के फीचर कौन कौन से हैं? टू गवर्नमेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बाइकैमरलिज्म, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, जो ये फेडरल सिस्टम है इसके अंदर क्या दो गवर्नमेंट होती है, एक सेंटर लेवल पे काम करती है और एक स्टेट लेवल पे काम करती है। दोनों में पावर जो है बटी हुई होती है, सेंटर की गवर्नमेंट का कुछ और काम होता है और स्टेट की गवर्नमेंट का कुछ और काम होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये, बाइकैमरल इसके अंदर होता है, प्रणाली होती है इसकी। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे जो है सर्वोच्च क्या है, संविधान। जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है उसी से सभी को पावर्स मिलती है, सभी का सोर्स ऑफ पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फीचर्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम, ये तो है फेडरेशन सिस्टम। फीचर्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये सारी चीजें भी हमारे संविधान के अंदर है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं और एकात्मक प्रणाली की विशेषताएं, तो ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो भारत का संविधान है वो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस्ड है। उसके बाद आगे यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। वो पॉइंट कौन कौन से हैं देख लीजिएगा एक बार आप। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश हमारे पे राज कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या है, हमें कुछ लगा कि हम उसका उनका भी संविधान पढ़ते हैं कि उनके पास कुछ अच्छी चीजें हैं या सारी बुरी चीजें हैं। तो वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों का फायदा कर रहे थे। वो यहाँ से धन इकट्ठा कर करके ब्रिटेन में ले जा रहे थे, लेकिन ब्रिटेन में लोगों का फायदा हो रहा था। तो कहीं न कहीं वो सरकार अच्छी थी, ब्रिटेन की सरकार काम अच्छा कर रही थी। हाँ, उन्होंने हमारे रिसोर्सेज़ का गलत प्रयोग किया है, हमारे खिलाफ यूज़ किया है, तो वो उन्होंने गलत किया, लेकिन ब्रिटेन की सरकार अच्छा काम कर रही थी। तो उनके जो है संविधान अच्छा था, तो हमने उसके संविधान से काफ़ी चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट किया है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बिल्कुल सेम काम करेगा जैसे कि ब्रिटेन का सिस्टम काम करता है। और ये जो है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम से क्या है, अच्छा माना गया, इसलिए हमने इसको क्या है अडॉप्ट कर लिया गया, प्रेफर किया हमने। और इसके अंदर जो क्या-क्या चीजें हैं देख लीजिए यहाँ पर। फीचर्स कौन-कौन से हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, इसमें कुछ नॉमिनल्स होते हैं और कुछ रियल होते हैं। जैसे कि आपको पता है
प्रेसिडेंट के पास पावर्स नहीं होती। प्रेसिडेंट को क्या है, रबड़ की मोहर कहा जाता है कि जो भी काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीजें समझ आती जाएंगी, शायद आज सारी समझ ना आए, कि जो प्रेसिडेंट है उसके नाम पे जो प्राइम मिनिस्टर जो भी कोई डील करता है ना, बाहरले मुल्क में जाके, बाहरले फॉरेन कंट्रीज के साथ प्राइम मिनिस्टर कोई भी डील करता है, वो डील होती है प्रेसिडेंट के नाम पे, लेकिन करता कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो एक्चुअल पावर्स को एंजॉय कौन कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री। लेकिन एक्चुअल पावर होती किसके हाथ में है, जो पावर्स जो है नॉमिनेट तो प्रेसिडेंट को की गई है, लेकिन उसको रियल एग्जीक्यूट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। रूल ऑफ मेजोरिटी पार्टी, जिस पार्टी के पास ज्यादा जो है नंबर ऑफ एमपीज होंगे, मेजोरिटी पार्टी वो रूल करेगी। और स्टेट की बात करें तो स्टेट में ज्यादा एमएलए होंगे, वो पार्टी रूल करेगी। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जो लीडरशिप है ये तो प्राइम मिनिस्टर की होगी स्टेट जो देश में, और राज्य में चीफ मिनिस्टर की जो है यहाँ पर लीडरशिप होगी। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस लोकसभा, तो इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है जब लगे प्रेसिडेंट को कि कोई भी एक पार्टी जो है मत हासिल नहीं कर पाई है, मेजोरिटी शो नहीं कर पाई है, तो उसको क्या डिसॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा को। आगे देखिए, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो हमारा देश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज करता है, सॉवरन कंट्री है, और हमारे देश में जो है जुडिशियल सुप्रीमेसी है। ये जुडिशियल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था, ये लिया था अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि जुड़ी हुई, और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, अलग। जुड़ी हुई कैसे है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। अब राज्य स्तर पर देखा होगा आपने, स्टेट लेवल पे क्या होता है, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स होते हैं। हर एक राज्य का अपना अपना हाई कोर्ट होता है, या एक राज्य या एक यूनियन टेरिटरी का मिलकर एक हाई कोर्ट हो सकता है। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स होते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन से हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, इसके अंडर कोर्ट्स होते हैं। लेकिन सेंट्रल लेवल पे एक ही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, स्वतंत्र भी है ये, और एकीकृत भी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सारे कोर्ट्स होते हैं। एक इस तरह से ट्रायंगल होता है, बना के दिखा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप के ऊपर है जुडिशरी में, उसके बाद हाई कोर्ट्स, और नीचे ये सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स, या फिर कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये स्टेट लेवल पे होती हैं, ये सेंट्रल लेवल पे है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। अब पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया अलग अलग लेवल पे, लेकिन ये एकीकृत भी है। मतलब जुडिशरी तो एक जैसी है, लेकिन अलग अलग राज्यों में भी इसका पावर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील की जा सकती है। द ग्रंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, की फंडामेंटल राइट्स की गारंटी लेता है ये। और द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान का ये संरक्षक भी है, कि कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ ना करे। तभी तो जो हमने इससे ऊपर केस पढ़ा था 1973 वाला, केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य वाला केस था, तो उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी। ये सारे राइट याद करना, इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 16, 17, 18, ये सारे आर्टिकल्स याद करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6। पहला है राइट टू इक्वालिटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी। सेकंड, ये तो है, इसमें कितने आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, 14 से 18 तक। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, 19 से 22 तक। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, तो राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। अब यहाँ पर देखिए, आर्टिकल 19 से
22 तक, और ये आर्टिकल 23 से 24, दो आर्टिकल्स इसमें आते हैं। ये लिखवा इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 32 से। तो राइट टू रिलीजन, 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, 29, 30, और लास्ट में जो है आर्टिकल 32। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, आप इनको नोट कीजिए। इसके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वाला। उसके बाद इफ ए फंडामेंटल राइट ऑफ एनी इंडियन वाज सिटीजन इज वायलेटेड, अगर इससे कुछ छेड़छाड़ की जाएगी तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है डायरेक्टली, और सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स की, तो इसके जो है बिहाफ पे क्या कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है, हेबिस कर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सेरेटरी, क्यो वारंटो। ये जो है फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए क्या होती है, रिट जारी कर सकता है। तो 5 तरह की रिट जारी की जा सकती है। आने वाले टाइम में हम आगे पढ़ेंगे कि ये पांचों तरह की रिट्स में किस किस के पास पावर्स होती हैं, रिट में क्या क्या कहा जाता है, वो सारी चीजें अच्छे से हम लोग जो है देखेंगे। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये राज्य के लिए कुछ क्या होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। ये राज्य की मर्जी होती है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है संविधान में, वो ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे हम लोग जो है। तो डीपीएसपीज जो है इसको फंडामेंटल राइट्स की तरह सुप्रीम कोर्ट पावर नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट इसको जो है नहीं प्रोवाइड करवा सकता। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट हनन हो जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो कि सर मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। लेकिन अगर किसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में लिखी हुई चीजें ना मिले तो इसके लिए आप लोग जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये राज्य की मर्जी है कि वो किस लेवल तक ये आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो डीपीएसपी पे पूरा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे डीपीएसपी में क्या होता है, राज्य किस प्रकार से काम करता है। थोड़ी सी चीजें समझ लीजिए, जैसे कि राज्य के अंदर जो गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के तहत होती हैं, कि राज्य सरकार का दायित्व होता है कि अपने लोगों की रक्षा करे, अपने लोगों को अच्छा पानी मुहैया करवाए, साफ खाना दे। तो ये सारी चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर आती है। तो आगे देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट केस है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मिनर्वा मिल्स केस 1980। मिनर्वा मिल्स केस 1980 ये किस चीज से संबंधित है, Supreme Court held the Indian Constitution is founded on the bedrock of balance between fundamental rights and the directive principle of state policies। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर से ही संबंधित है। जो मिनर्वा मिल्स केस था, ये भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है कि भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को और जो ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस की बीच में जो है बैलेंस स्थापित करना है, और ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। उसके बाद कुछ ड्यूटीज आई, फंडामेंटल ड्यूटीज। बेसिकली ये जो ओवरव्यू दिया जा रहा है आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक ओवरव्यू है ये चैप्टर। आगे आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीजें हैं। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने फंडामेंटल राइट्स देखे, फिर फंडामेंटल जो इसके बाद डीपीएसपी देख ली। अब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देख रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तो ये हमारे संविधान में नहीं लिखी हुई थी, इसको बाद में ऐड किया गया। किसकी जो है रिकमेंडेशन पे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किसकी रिकमेंडेशन पे या किसके कहने पे इसको जो है ऐड किया गया। तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी थी, इनके कहने पे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2002 में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान के अंदर शामिल कर लिया गया। और दीज आर नॉन जस्टिसेबल, फंडामेंटल ड्यूटीज के सुप्रीम कोर्ट पे कोई जोर नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं कर सकता फंडामेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो है ए सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का क्या मतलब है, सेक्युलर स्टेट का ये मतलब है कि भारत राज्य का कोई भी एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को बराबर जो है अधिकार है फलने का, फूलने का, अपना पूजा करने का, पाठ करने का, जिस भी विधि से वो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। द टर्म सेक्युलर वाज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
added to the preamble of the Indian Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act 1976। तो इस टर्म को कब ऐड किया गया? 1976 में, जो कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। सेक्युलर यूज किया गया, तो इसलिए इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies the positive concept of secularism, giving equal respect to all religions और protecting all religions equally। तो ये भारत देश के अंदर जो संविधान में लिखा गया है कि सभी धर्मों की जो है यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन है और इक्वल रिस्पेक्ट है। कोई धर्म ऊपर नहीं है, कोई धर्म नीचे नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका क्या मतलब है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब जिसकी एज 18 साल से ऊपर है वो क्या कर सकता है? उसको वोट देने का अधिकार है। द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड टू 18 ईयर फ्रॉम 21 ईयर। अब मतलब जिसकी एज 18 साल से ऊपर है वो क्या कर सकता है? वोट डाल सकता है। वोट के अधिकार से वो बहुत चीजें चेंज कर सकता है। आपको पता है आपकी वोट की क्या वैल्यू है, किस प्रकार से एक एक वोट से जो है पूरी सरकारें चलती हैं। तो ये जो है वोट का अधिकार 21 से 18 साल तक वोट का अधिकार कब किया गया था? 1989 में। इसको जो एज को 21 साल से घटा के कितनी कर दी गई? 18 साल कर दी गई। किस वर्ष? 1989 के अंदर। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 के तहत उम्र को घटा के 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया कि 18 साल से ऊपर का कोई भी अब यहाँ पर क्या है, उसको वोट डालने का अधिकार मिल चुका था। सिंगल सिटीजनशिप, हम भारत के लोग, मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि चाहे कोई हरियाणा से है, चाहे पंजाब से है, चाहे राजस्थान से है, या फिर वो उत्तर प्रदेश से है, सिंगल सिटीजनशिप है, हम सभी क्या हैं? भारतीय हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो अपना काम करती हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कुछ बॉडीज हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज जो कि काम करती हैं। और ये किस लिए काम करते हैं? ये कहीं ना कहीं जो है देश को मजबूत करने का काम करती है। अगर यूपीएससी या फिर जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें पॉलिटिकल पावर्स के हाथ में चला जाए तो आपको पता है कहीं ना कहीं इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सरकारों के अंडर हो जाए तो फिर तो सिफारिश चलेगी, बहुत गलत हो जाएगा। तो फिर जब सिफारशी लोग आगे आएंगे तो वो देश को आगे कैसे लेके जाएंगे, वो राज्य को आगे कैसे लेके जाएंगे? तो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है। उसके बाद कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं कि कई बार कुछ ऐसे आपातकाल स्थितियां पैदा हो सकती हैं, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, उनको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, इसके बारे में आर्टिकल 352 में पढ़ेंगे आप लोग। फिर या स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 या आर्टिकल 365, ये दो आर्टिकल्स हैं, वो पढ़ेंगे अच्छे से हम आगे। एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो ये तीन तरह की इमरजेंसी हैं भारत में। तो अच्छे से जो है कवर करेंगे कि इन इमरजेंसीज के अंदर क्या होता है, कौन कौन से राइट्स का हनन हो जाता है, कौन से राइट्स को हटा दिया जाता है, कौन से राइट कुछ समय के लिए रोक दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आगे हम आने वाले चैप्टर्स में, पूरा एक चैप्टर है इमरजेंसी प्रोविजंस पर, तो उस चैप्टर के अंदर इस चीजों को कवर करेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है कि याद रखना है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। उसके बाद दूसरा है जो स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 365। एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ये तीनों चीजें आपने क्या याद करनी है। अभी के लिए आप ये याद रखो, आगे आने वाले टाइम में आप सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट, ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में, पहले क्या था, पहले टू टायर ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी। मतलब एक स्टेट सेंटर पे काम कर रहे हैं और स्टेट्स में काम कर रहे हैं। उसके बाद थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पर लोकल बॉडीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि पंचायती राज और म्यूनसिपलिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इसमें इसके अंदर जो है ऐड किया गया। तो इसलिए थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट हो गई 1992 के अंदर। इसके द्वारा क्या किया गया, लोकल बॉडीज को भी यहाँ पर क्या है इंक्लूड कर लिया गया। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया, पार्ट 9th जो है जोड़ा गया संविधान में, पार्ट 9th जोड़ा गया। उसके अंदर पंचायत को लिखा गया था और एक नया शेड्यूल 11। तो शेड्यूल 11 किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया? 73rd अमेंडमेंट के तहत। और शेड्यूल 12 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नाइनटीन 72 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992।
तो ये आप याद रखिएगा। 11th शेड्यूल में पंचायत के बारे में है और 12th में म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के बारे में है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर पार्ट 9th जोड़ा गया था और यहाँ पर जो है पार्ट 9th ए जोड़ा गया है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, नोट करिए। उसके बाद इसको आगे फर्दर जो है अमेंड किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी ऐड किया गया। 97th अमेंडमेंट एक्ट, पहले क्या था 73rd 74th, ये 97th अमेंडमेंट एक्ट कब आया 2011 के अंदर। उसके अंदर कुछ आगे आर्टिकल 43B को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। तो ये सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे, ये तो एक ओवरव्यू था, जस्ट एन ओवरव्यू। ऐसा नहीं है कि सर हमें समझ में नहीं आया, सर हमें चीजें याद नहीं हुई। कोई बात नहीं, याद नहीं हुई तो आपको इतना तो समझ आ गया कि हमारे संविधान में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं। इतना पता चल गया तो आगे आने वाले टाइम में आप सारी चीजें समझ जाएंगे। ये तो एक ओवरव्यू था, हमारे आगे पूरे पॉलिटी सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू था इस चैप्टर में। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है इस पॉइंट के अंदर, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा संविधान लागू किया गया तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियां थी। अब यहाँ पर 470 आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये 4 बाद में जोड़ी गई, कौन सी? 8th 9th 10th 12th। अब ये हम पढ़ के आए हैं कि ये 12th कब जोड़ी गई? 74th अमेंडमेंट एक्ट से। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई, ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई और ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई। तो आपको ये जो अमेंडमेंट याद रखनी है। पहली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1951 में। 52nd कब हुआ था? 1985 में। और ये 11th कब हुआ था? 1992 में, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है। और 74th 1992 में। तो क्या होता है कि जब बच्चा पहली बार पढ़ता है या फिर जब आप लोग नहीं भी सक्सेस हो पाते तो आपको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। मतलब जो बाकी टीचर्स हैं या बाकी लोग हैं वो शुरू से याद करना सिखा देते हैं कि यहाँ से बच्चों याद करना शुरू कर दो। लेकिन जो मेजर एरियाज है वो ये हैं, यहाँ पे मोस्टली फोकस करने की जरूरत है। एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से बना रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे सारा, इस बात की गारंटी है कि छोड़ेंगे कुछ नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको मार्क करके आपको अलग से बताया जाएगा। तो ये कुछ अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में देखिए क्या चीज है। फर्स्ट जो है हमारी शेड्यूल के अंदर क्या चीजें दी गई हैं, उसमें दिया गया है नेम ऑफ द स्टेट, सभी राज्यों के नाम। उसके अलावा टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस की क्या उसका जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी और उनका एक्सटेंट कि वो कहाँ तक फैली हुई है। तो पहली अनुसूची के अंदर राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है, उनका क्षेत्र अधिकार की कितना किसके पास कितनी जियोग्राफिकल एरिया है। तो ये किसके अंदर? पहली अनुसूची के अंदर बताया गया है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा हमारा शेड्यूल क्या कहता है? प्रोविजंस रिलेटेड टू एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, privileges of president of India, governor of states, speaker, deputy speaker of Lok Sabha, legislative assembly in states, judges of Supreme Court and High Court, the CAG of India, the chairman of and the deputy chairman of Rajya Sabha and legislative council of the states। तो इन सभी को कितनी सैलरी, कौन कौन से भत्ते दिए जाएंगे, कौन कौन से प्रिविलेजेस मिलने हैं, तो इन सभी के चीजों के बारे में जो है दूसरी अनुसूची के अंदर लिखा गया है कि क्या इनकी पेंशन होगी, कौन से इनको कितनी इनको सैलरी दी जाएगी, कितने इनको अलाउंसेस मिलेंगे। वो सारी चीजें हमारी दूसरी अनुसूची के अंदर लिस्ट की गई हैं। समझ आया? सिंपल सी चीज थी। पहली एरियाज के बारे में, दूसरी उस एरियाज को जो कंट्रोल कर रहे हैं लोग, उनकी जो है सैलरी, अलाउंसेस और भत्तों के बारे में दिया गया है। तीसरा, ये जो लोगों की हमने पढ़ा ना अभी कि इन लोगों को कितनी सैलरी दी जाएगी, कितने अलाउंसेस हैं, कितनी पेंशन है, इन सब की ओथ एंड इन्फॉर्मेशन। ओथ एंड इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन सब की जो है शपथ ग्रहण, कि ये कौन कौन सी शपथ लेंगे। यूनियन मिनिस्टर, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, एमपीज, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो इन सभी की शपथ ग्रहण कि ये क्या शपथ लेंगे, तो शपथ के बारे में डिटेल दी हुई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सिंपल था। चौथा देखिए, फोर्थ, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटीज। पहला जो था कि स्टेट और यूटी के बारे में हमने पढ़ा कि उसका जियोग्राफिकल एरिया। अब चौथे में क्या है? इन सब की जो है सीट डिसाइड की गई, किसके अंदर? राज्यसभा में। किस स्टेट को राज्यसभा की कितनी सीट्स दी गई हैं, किस यूटी को राज्यसभा की कितनी सीट्स दी गई हैं। पहला सिंपल है, याद है हो गया आपको कि स्टेट्स और यूटी की जियोग्राफिकल एरिया के बारे में, टेरिटरी के बारे में बताया गया है। दूसरा, और नेम भी याद रखना कि नेम ऑफ स्टेट्स ये भी सेंटर के अंदर ही आता है।
नेम भी राज्य अपना नेम खुद नहीं चेंज कर सकता, इनका नाम भी जो है सेंटर के द्वारा ही चेंज किया जाएगा, वो आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो पहला नेम ऑफ स्टेट और उनकी जो एरियाज के बारे में, स्टेट एंड यूटीज के बारे में। दूसरा, जितने भी ये लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं स्टेट को या राज्य को या देश को, उन सभी को क्या पेंशन दिया जाएगा, क्या सैलरी दी जाएगी, कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, दूसरे के अंदर ये लिखा हुआ है। तीसरे में वो कौन सी शपथ ग्रहण करेंगे, ओथ एंड एफर्मेशन। चौथे में क्या है कि राज्यसभा के अंदर कितनी सीट्स अलोकेट की गई हैं राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को। तो पहले चार आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद पांचवा, प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो SC ST एरियाज जो है, शेड्यूल्ड एरियाज हैं या जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज हैं, उन सबको जो है यहाँ पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। सिक्स के अंदर भी सेम दिया गया, लेकिन चार स्टेट्स के नाम दे दिए गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब स्टूडेंट्स ये चारों नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सीधा याद कर लो, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 4-5 बार बोल लेना, जब भी पढ़ने बैठो पॉलिटी पहले AMTM याद कर लो, ये कभी गलत नहीं होगा। और स्टूडेंट्स ज्यादा गलती यहीं पे करके आते हैं, उनको यही भूल जाता है कि यहाँ पर मेघालय है, यहाँ पर कौन सा है, मतलब कि ये त्रिपुरा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। यहाँ पर मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में कंफ्यूज रहता है, तो यहाँ पर मेघालय और मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। तो सिक्स आपको याद हो गया। फिफ्थ और सिक्स SC ST से संबंधित है, याद रहेगा आपको। सेवंथ में क्या चीज दिया हुआ है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, लाइक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने आपको ऊपर करवाया था कि कॉन्करेंट लिस्ट का जो है पूछा जाता है कि इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान लिया गया था, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये आपको याद होना चाहिए। सेवंथ लिस्ट के अंदर या सेवंथ शेड्यूल में क्या दिया गया है कि किस तरह से पावर्स को अलग अलग लिस्ट में लिखा गया है। यूनियन लिस्ट के कुछ और काम होते हैं, स्टेट लिस्ट में कुछ और काम जो है डिफाइन किए गए हैं, करंट करंट लिस्ट में कुछ और चीजें जो है इन लिस्ट की गई हैं। तो इन लिस्ट के हिसाब से जो है सबके पास अपनी अपनी पावर्स है। जो चीजें यूनियन लिस्ट में लिखी गई हैं उसके ऊपर कानून बनाने का हक किसको है, सिर्फ और सिर्फ यूनियन को है। जो चीजें स्टेट में लिखी गई हैं, स्टेट लिस्ट में, उन चीजों पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट को है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में स्टेट लिस्ट पे काम जो है यूनियन लिस्ट भी कर सकती है। तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं, जो जिसपे कि यूनियन भी जो है कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकती है। तो अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि यूनियन ने भी कानून बना दिया और स्टेट ने भी कानून बना दिया, तो वो जो स्टेट कानून बनाएगा वो दब जाएगा और जो कानून यूनियन के द्वारा बनाया जाएगा वही लागू रहेगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी। तो जो सेंटर कानून बनाएगा वही प्रिवेल करेगा स्टेट के जो कानून पे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 7 देख लिया आपने। 8वीं, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली इट वाज 14 एंड नाउ करंटली इट इज 22। तो जो भारतीय जो संविधान के अंदर कुछ आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है, तो टोटल अभी जो है 22 भाषाएं हैं। पहले जब संविधान बना था उस टाइम पे 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेजेस थी उस टाइम पे, रिकॉग्नाइज किया गया था। अब यहाँ पर 22 हैं। ये जो 8 है ये बाद में जोड़ी गई, किस किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई, सारी 22 की 22 याद करवा के भेजूंगा, डोंट वरी। अभी के लिए थोड़ा समझ लीजिए। 8 आपको याद हो गए जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। अब देखिए, बात करते हैं नाइन्थ पे, नाइन्थ के ऊपर। तो नाइन्थ में क्या किया गया, एक्ट एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, द शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आपको पता है लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। अगर लैंड रिफॉर्म ना करते, अगर आपने इंडियन इकोनॉमी खत्म कर ली, तो आपको पता है लैंड रिफॉर्म्स कितने जरूरी थे। अगर इंडियन इकोनॉमी नहीं खत्म की तो आपको लैंड रिफॉर्म्स उसके अंदर आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि लैंड रिफॉर्म्स कितने जरूरी थे और लैंड रिफॉर्म करने के साथ साथ फिर क्या चेंजेस आए। तो लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। लैंड रिफॉर्म कब किए गए थे, 1951 में, और इसलिए नाइन्थ शेड्यूल की जरूरत पड़ी, जो कि कब जोड़ा गया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो यहाँ पर लिखिए नाइन्थ शेड्यूल, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, 1951। उसके बाद 10th शेड्यूल, इसमें क्या किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। कि कोई अपने आप ऐसे होता है, किसी पार्टी की टिकट मिली किसी को, किसी पार्टी की टिकट मिल गई किसी एक एमपी को, वो एमपी जो है जीत गया। एमपी जीतने के बाद कहाँ पहुंच गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, वो पार्लियामेंट में पहुंच गया।
अब 2 सरकारें हैं, मान लो यहाँ पर 70-70 की कंडीशन है। ये एक है, ये किसी ऐसी पार्टी का कैंडिडेट है, ये इस पार्टी का कैंडिडेट है, लेकिन इस पार्टी में लोगों ने क्या कह दिया कि आपको 100 करोड़ रुपया दिया जाएगा, आप हमारी पार्टी में आ जाओ। तो ये क्या करेगा, इस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में चला जाएगा। तो जैसे ये क्या दल बदलते रहते थे पुराने टाइम में लोग, तो इसलिए दल बदलने के ऊपर क्या कानून बनाया गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। आगे पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर, वो अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद है 11th, आपको पता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, पंचायत को ऐड किया गया। और 12th में क्या है, म्यूनसिपैलिटीज को ऐड किया गया, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। क्यों, क्योंकि 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट को लागू करने के लिए, त्रिस्तरीय बनाने के लिए इन दोनों की जरूरत थी। इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किए गए संविधान में और इन सब चीजों की जरूरत हुई। तो ये सारी चीजें पहले आपने 4 याद करनी है, फिर आपने नेक्स्ट 4 याद करनी है, और फिर आपने नेक्स्ट 4 याद करनी है। तो 12 अनुसूचियां आपको याद रखनी है। अब एक बार, ये हमारा लास्ट पॉइंट था। नेक्स्ट जो हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, जिनके पास नोट्स हैं वो पहले ही पढ़ के आ सकते हैं, बाद में आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसमें देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। उसके बाद आपने क्या है, इस लेक्चर को खत्म होने के बाद आपने एक बार जो आपके पास पीडीएफ है, उस पीडीएफ से पढ़ लेना इन चीजों को, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। सैलेंट फीचर्स, जो संविधान की कुछ विशेषताएं थी उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सोर्सेज क्या है, हमने संविधान को किस किस तरह से बनाया है, इसको पावर्स कहाँ से मिलती हैं, ये सारी चीजें देखी। फिर कुछ फीचर्स देखे थे संविधान के, कुछ केसेस के बारे में पढ़ा आप लोगों ने। सबसे पहला केस कौन सा देखा था आपने, सबसे पहला केस जो है केशवनंद भारती केस देखा 1973। उसके बाद जो यहाँ पर मिनर्वा मिल्स केस देखा 1980। तो ये सारी चीजें मैं आपको फटाफट से बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर जो है शेड्यूल्स के बारे में, 12 शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां, तो ये 12 इनके बारे में आपको याद करवा दिया मैंने। मेरी तरफ से मैंने आपको अच्छे से करवाया है। आपको समझ आया है या नहीं आया वो डिपेंड करता है आपके इनपुट्स पे, कि आप पहले कितने स्ट्रांग थे और अब कितने स्ट्रांग हैं। अगर पहले आप बिल्कुल जीरो हैं तो वीडियो को 2 बार देखिए। पहले अगर थोड़ा सा आपके पास एक लेवल पे है तो वीडियो को 1 बार देखेंगे तो 2 लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो लेवल अप आपने खुद करना है, किस प्रकार से इस वीडियो से आपने मैक्सिमम बेनिफिट लेना है ये आपको पता है। ठीक है, मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा, लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करवा दूंगा। एग्जाम से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, उस बात की चिंता आप लोगों ने नहीं करनी है। आपने चीजें पढ़नी है और चीजें याद रखनी है। ऐसा ना हो कि चीजें आगे आगे निकलती जा रही हैं और आपको कुछ याद ही नहीं। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9896160956। पीडीएफ नहीं है, इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू।